Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and hope you all are doing good. You all must be in good frame of mind, energy and everything. So finally the UPSC CSC mains exams are over for 2023 and if you are watching this video definitely you must be preparing at this point of time. You would be preparing for 2024 mains. अगर आप 23 का मेंस दिए हो और ये वीडियो देख रहे हो then don't watch it because अभी आपको ऑप्शनल देना है, ऑप्शनल के बाद देख लेना ये वीडियो, ठीक है. सो इन टुडेज वीडियो और थ्रू दिस सीरीज ऑफ वीडियोस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एनालाइज द ट्रेंड ऑफ द जीएस पेपर GS 1, 2, 3, 4. In today's video we are going to discuss about we will do the trend analysis of GS3. GS3 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए और हमारे क्या क्या कोर्सेज उसमें हेल्पफुल हुए, हमने उसको किस तरीके से पूछा था, उसको कैसे हैंडल किया जाना चाहिए था. सो GS1, GS2, GS4 की वीडियोस भी वी विल डू. सो इस वीडियो के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड द सिलेबस, वी विल अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, ठीक है. एंड ऑल्सो वी विल कम अप विद द डिटेल्ड डिस्कशन वीडियोस. ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को हम कई पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, जो पूरा कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट क्या होना चाहिए. सो दैट विल बी अनदर वैल्यू एडिशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर एंड दोज हु हैव गिवन द एग्जाम्स. आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि आपने किन लाइंस पे कंटेंट लिखा है और किन लाइंस पे लिखना चाहिए था, या अगर आपने लिखा है उन लाइंस पे लिखा है या नहीं, ये भी आपको पता चलेगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस द ट्रेंड एनालिसिस ऑफ जनरल स्टडीज 3, पेपर 3. एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. अगर आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और इफ़ यू हैव नॉट गिवन दिस एग्जाम, दिस मेंस, बाहर से बैठ के पेपर हमेशा इजी लगता है, बट येस अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है साल भर, देन डेफिनेटली यही पेपर आपको इजी एक्चुअली लगेगा, ठीक है. सो इट टोटली डिपेंड्स कि हमने जो अपना पूरा साल है उसको कैसे इन्वेस्ट किया है, कैसे स्ट्रेटेजाइज किया है, कैसे अपने एनर्जी को यूज़ किया है, कैसे अपने टाइम को यूज़ किया है, राइट. सो लेट्स सी कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसा था, क्या था, वी विल डिस्कस. सो हियर वी हैव दिस पाई चार्ट थ्रू विच वी आर एनालाइजिंग सिलेबस वाइज द क्वेश्चंस ब्रेकडाउन की क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, कैसे आए हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी दिस इज इकोनॉमी. सो इकोनॉमी से देयर वर 4 क्वेश्चंस. इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस आए थे. कोर इकोनॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, सो वी विल सी दोस क्वेश्चंस एज वेल. सो से 4 क्वेश्चंस आए हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. इंफ्रास्ट्रक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, सो वहां से वी हैव 1 क्वेश्चन. फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स अगेन वी हैव 4 क्वेश्चंस. साइंस एंड टेक से वी हैव 3 क्वेश्चंस. डिजास्टर से वी हैड 1 क्वेश्चन एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से वी हैड 3 क्वेश्चंस. बट डिफेंस एंड सिक्योरिटी से, जो कि सबसे लास्ट में पाया जाता है, उससे 4 क्वेश्चंस थे. मोस्ट ऑफ द टाइम बाय द टाइम वी रीड डिफेंस एंड सिक्योरिटी, काफी कुछ हम इग्नोर करते हैं. सिक्योरिटी ऐसा लगता है वी कैन मैनेज, बट हियर यू कैन सी 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सो वेटेज वाइज देखें, सो इकोनॉमी से 4 क्वेश्चंस था, ठीक है. एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस था, देन डिफेंस से 4 क्वेश्चन था. रेस्ट आपका साइंस एंड टेक से भी देयर वर 3 क्वेश्चंस एंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज तो 3 क्वेश्चन है. इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर से एक क्वेश्चन है, ठीक है. सो इफ यू आर फेमिलियर विद दिस सिलेबस, अगर आपको सिलेबस पूरा याद है, पता है, सो यू नो इन व्हाट ऑर्डर वी आर टॉकिंग एंड व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है. ये क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन था एंड वी आर हैप्पी टू शेयर. आपने थंबनेल भी देखा होगा. वी आर हैप्पी टू शेयर कि ये जो 20 क्वेश्चंस है उसमें से 15 क्वेश्चंस वी हैड कवर्ड इन डिफरेंट अपने जो कोर्सेज हमारे थे, बी इट आवर करंट अफेयर्स फॉर मेंस और बी इट द मेंस टेस्ट सीरीज, और हमारा जो यूट्यूब इनिशिएटिव था, हमने कहीं ना कहीं इन सारे टॉपिक्स को कवर किया था और उसको देखेंगे कैसे कवर किया था, व्हाट यूपीएससी हैड आस्क्ड एंड हाउ वी हैड कवर्ड, ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन ब्रेकडाउन. नाउ यू हैव फेयर आइडिया कि क्वेश्चंस का वेटेज कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है. ऑटोमेटिकली अगर आप टॉपिक देखोगे, टॉपिक से ही ये जो सिलेबस है उसके वेटेज से ही आपको पता चल जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर एज वेल दैट प्रायोरिटी तो हर चीज को देनी है. यू कैन नॉट इग्नोर एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस. इग्नोर करके आप बिल्कुल नहीं जा सकते. सिक्योरिटी इग्नोर करोगे, इस बार 4 क्वेश्चन थे. सो फॉरगेट अबाउट एवरी ईयर व्हाट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, किस एरिया से पूछा जा रहा है. डोंट बी इन दिस मार्केट ऑफ
assumption और market of गेसिंग इट कि नेक्स्ट ईयर कहां से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले। जीएस में वो नहीं करना चाहिए, दैट इज द फ्यूटाइल एफर्ट। ऑप्शनल में वो काम कर जाता है, इट हैज वर्कड फॉर मी एज वेल। ऑप्शनल की बात अलग होती है, यू कैन प्रिसाइजली टेल कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है और किन लाइंस पे प्रिपेयर किया जाना चाहिए। बट इन एनी केस बी इट जीएस और ऑप्शनल, आपको कोई किसी भी हाल में सिलेबस तो पूरा कंप्लीट करके जाना चाहिए, कोई भी चीज छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन ब्रेकडाउन फॉर अस। नाउ अब हम डिटेल में जाएंगे, वी विल सी इन इकोनॉमी कि क्वेश्चंस कैसे आए थे और क्या थे क्वेश्चंस, वी विल सी वन बाय वन। सो दिस इज इकोनॉमी सेक्शन फॉर अस। अब इकोनॉमी सेक्शन में देयर वर 4 क्वेश्चंस एंड द 4 क्वेश्चंस अगर थीम देखें, टॉपिक देखें तो एमएसएमई वाज देयर फॉर 10 मार्क्स, डिजिटल इकोनॉमी वाज आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स, अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन था 15 मार्क्स का और केयर एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पे था 15 मार्क्स। आउट ऑफ दीज 4, 3 वी हैड कवर्ड इन डिफरेंट, हमारे टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में हमने कहीं ना कहीं उसको कवर किया था। यस, दिस केयर एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी हमने भी नहीं कवर किया था और कई ऐसा, मतलब ऐसे तो आप अगर कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो इकोनॉमी के, यू कैन इजीली मेक आउट दिस कि ये किस बारे में बात हो रही है। अब ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, केयर इकोनॉमी क्या होती है, मोनेटाइज्ड इकोनॉमी क्या होती है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो। बिकॉज कई बार ऐसे जो हमारी मदर या जो हमारी घर में जो महिलाएं हैं, वुमेन हैं, उनकी इकोनॉमी को इग्नोर किया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिलेटेड विद द वुमेन एम्पावरमेंट कि अगर उसको मोनेटाइज किया जाए सो हाउ इट कैन हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट, अक्सर वो इग्नोर किया जाता है, ठीक है। सो इसमें से 3 क्वेश्चन हमने किए थे एज इट इज, डिफरेंट जो इसमें पूछे गए हैं वी हैव डन। अभी आप ये देख के आपको पता चलेगा कि जो इकोनॉमी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, बी इट इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई, डिजिटल इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, केयर एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी। सो ब्रॉड थीम्स को यूपीएससी ने लिया है और उस पर क्वेश्चंस पूछा है, बट द क्वेश्चंस वर वेरी वेरी स्पेसिफिक। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट स्टूडेंट्स डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट्स से हमारा भी डिस्कशन होता है कि सर क्वेश्चंस ब्रॉड प्रिपेयर करना चाहिए, थीम ब्रॉड प्रिपेयर करना चाहिए स्पेसिफिक। सो लेट मी टेल यू दैट नाउ मेन स्ट्रीम के क्वेश्चंस, मेन स्ट्रीम टॉपिक्स यूपीएससी एग्जॉस्ट कर चुका है। सो दे विल ऑलवेज go and they are going for specific topics. This year's paper has again proved that. अगर आप पिछले साल के और भी पेपर्स को देखोगे, very very specific questions they are asking, और ऐसे specific questions के लिए आपकी तैयारी भी specific होगी तभी आप लिख पाओगे। Gone, those days are gone when we used to prepare broadly and we used to frame the answers. अभी वो दिन नहीं है, अभी आपको specific पता होने चाहिए, specific examples पता होने चाहिए, right? So we'll take the question one by one and we will understand little bit about that question और देखेंगे कि हमने उसको कैसे हैंडल किया था। So here we have the first question. First question अगर देखें, so it is asking faster economic growth requires increased share of manufacturing sector. तो यहाँ पे बात हो रही है manufacturing sector की, GDP में, particularly MSME की, and comment upon the present policies of the government in this regard. गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें बात करनी थी। However, we will come up with detailed discussion video कि इसका इंट्रोडक्शन, कंटेंट, बॉडी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, बट ब्रीफली अगर यहाँ देखिए सारा फोकस इस पे है एमएसएमई पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, बट एमएसएमई पे। एंड लेट मी टेल यू दैट वी हैव कवर्ड दिस एमएसएमई, यह हमारा दिया इनिशिएटिव है GS3 में ही टॉपिक एमएसएमई हमने अपने यूट्यूब इनिशिएटिव पे ही कवर किया है, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, डेटा, चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये यहाँ पे 10 to 12 इनिशिएटिव्स इटसेल्फ यू कैन से, डिजी धन, एमएसएमई, उद्यम रजिस्ट्रेशन, माई एमएसएमई, डीबीटी, बहुत सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ले लिए हैं। स्पेशली द प्रेजेंट गवर्नमेंट, जब से मोदी गवर्नमेंट हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन वेरी गुड अटेंशन टू दिस सेक्टर, बी इट मुद्रा, बी इट आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड वी आर हैप्पी टू शेयर कि ये हमने बहुत डिटेल में कवर किया था एंड आई एम श्योर दैट आवर स्टूडेंट्स वुड हैव नेल्ड इट। एंड क्वेश्चन वाज वेरी स्पेसिफिक कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज किया जाना चाहिए और एमएसएमई का उसमें रोल बहुत बढ़ जाता है। एमएसएमई plays very important role and discuss, especially you have to comment upon the present policies of the government. So it was very precise, very specific and to the point आपको लिखना था। उसके लिए तैयारी भी ऐसे ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड अंडर इकोनॉमी। सो अभी नेक्स्ट टाइम से आपको ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर आता है,
प्रोडक्शन वगैरह, एग्रीकल्चर आता है, तो आपको हर सेक्टर के बारे में जो ब्रॉड थीम्स हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, वॉट एवर स्टेप्स गवर्नमेंट इज टेकिंग, यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड नो हाउ टू कॉमेंट अपॉन दैट, एनालिसिस पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी डिटेल डिस्कशन जब होगा देन वी विल सी। देन वी हैव द सेकंड क्वेश्चन विद अस। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल। तो यहां पे बात हो रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज एग्जामिन द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड टू कंप्यूट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, लेकिन सी 3 पार्ट दिए हुए हैं। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिवाइड योर पेज, यू हैव टू डिवाइड योर आंसर। ये तभी हो पाता है जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तभी आपको पता होता है हाउ टू मैनेज इट विद इन टाइम लिमिट। एक 10 मार्कर को 7 मिनट्स में अगर मैनेज करना है तो कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, दिस कम्स विद प्रैक्टिस। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट इट वाज इन न्यूज, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, गिग इकोनॉमी हो रही थी, गिग इकोनॉमी के भी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, एंड अनएम्प्लॉयमेंट की मेथडोलॉजीज को लेके बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, राइट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ था, डिस्कशन हो रहा था, डिबेट्स हो रहे थे। सो वी हैड ऑल्सो कवर्ड डायरेक्टली इन आवर टेस्ट सीरीज, और हेयर वी कवर्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन GS3, एंड हमने भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको लेके डिस्कशन किया था। सो हेयर यू कैन सी देयर वाज सर्टेन इंपॉर्टेंट डेटा, एंड मेथडोलॉजी में कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे CME, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये सर्वे करता है। तो ये जो मेथडोलॉजी है जिसमें हम हाउस होल्ड सर्वे पे डिपेंडेंट हैं, देन व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंसी, व्हाट काइंड ऑफ एक्यूरेसी वी आर टॉकिंग अबाउट। अब हाउस होल्ड सर्वे की अपनी लिमिटेशन है, कई बार हाउस होल्ड अवेलेबल नहीं होते हैं और हर हाउस होल्ड का आप सर्वे नहीं कर सकते हो। सो दिस मेथडोलॉजी इज इटसेल्फ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, राइट। मेथडोलॉजी अब हर हाउस होल्ड का कर नहीं सकते हो, तो क्या करते हो आप, सैम्पलिंग करना शुरू करते हो। अच्छा 100 का कर लिया, देन वी स्टार्ट जनरलाइजिंग इट, ठीक है। सो देयर आर सर्टेन लिमिटेशन इन द प्रेजेंट मेथडोलॉजी, एंड दैट्स व्हाई इट वाज criticized, that's why it was being debated। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ ही रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बहुत सारे होते हैं। वी हैव आल्सो कवर्ड रीजंस फॉर हाई यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इन रेशियो इन इंडिया। सो मोस्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो क्यों है, जब आप रीजंस पढ़ते हो, रीजंस फॉर द हाई अनएम्प्लॉयमेंट, देन यू रीड सच फैक्टर्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव covered, and this was the demand of the question. So what we are trying to do in this video is that we are analyzing the demand trend, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और how we have also approached it in different through our different initiatives. But don't worry, we will come up with detailed discussion कि इसका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। जैसे हमने अपने टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को दिया है, वैसा ही आपके साथ डिस्कशन करेंगे यूट्यूब पे। ओके, नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। Third question was, what is the status of digitalization in India, in the Indian economy? तो पहला पार्ट हो गया डिजिटलाइजेशन, सेकंड हो गया एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। अगेन सो वी हैड सीन कि 2 क्वेश्चन 10 मार्कर के थे, 2 15 मार्कर के थे। तो 10 मार्कर में भी 3 डिमांड, 15 मार्कर में भी 3 डिमांड, अकॉर्डिंगली स्पेस को डिवाइड करना होता है, राइट। सो स्टेटस पे फोकस है, प्रॉब्लम्स पे फोकस है, और इंप्रूवमेंट्स पे फोकस है। जब आप ऐसे डिमांड आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, देन योर जॉब विल बी इजी, देन यू विल बी क्विक टू आइडेंटिफाई द डिमांड एंड राइट इट अकॉर्डिंगली। हाउ वी हैव asked in our test series, so it was a pretty direct question we asked in our test series, जिसमें डिजिटलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी का स्टेटस। तो स्टेटस हमने दिया था कि कौन कौन से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, डिजिटली एम्पावर्ड इकोनॉमी, कैश सेंट्रिक इंडिया को डिजिटल पेमेंट्स को रीच करना है 1.5 बिलियन। इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। बी इट दी मतलब अम्ब्रेला जो स्कीम है वो तो सबको ही पता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने पूरा गवर्नमेंट का जो फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस का एजेंडा है उसको डिस्कस किया था, एंड इन दिस सेम डायरेक्शन उसके क्या क्या इश्यूज हैं और क्या स्टेटस है, कितने स्मार्टफोन्स हैं, कितने मोबाइल कनेक्शंस हैं। यूजिंग सच डेटा, यूजिंग सच पॉइंट्स, यू आर्ग्यू the status, you present the status, right? And definitely when you are preparing the status, you will also prepare for the problems and you will have improvements. तो यहाँ इसमें सारा कंटेंट हमने डिस्कस किया था कि क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है। Again we will discuss it in detail, be it the challenges of digital literacy, be it the problem of power, the problem of a smartphone,
मोबाइल पेनिट्रेशन का, हर चीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो, राइट? सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड एंड इम्प्रूवमेंट यू कैन सजेस्ट. So this was the third question. Fourth question I told under economy, care and monetized economy, वो हमने नहीं कवर किया था. So I will be very frank about it. जबरदस्ती क्लेम करने की कोई ज़रूरत है नहीं, so वो हमने नहीं कवर किया था. In economy, out of 3 questions we had covered in different test series or the current affairs. Now comes the infrastructure. Infrastructure में बहुत सारे infrastructure आते हैं, road आता है, railway आता है, energy is also one of the infrastructure. So energy के अंदर there was a question of 15 marker which was on electric vehicle, and it was with respect to the adoption of electric vehicle, how it can help in reducing the carbon emission, and what are the benefits of adopting electric vehicles over the traditional combustion engine vehicles. Again demand को समझना है हमें. डिमांड समझने के बाद कंटेक्स्ट भी पता होना चाहिए. कंटेक्स्ट, इस साल भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को गवर्नमेंट बूस्ट, मिशन लाइफ, कितनी सारी बातें की जा रही हैं, INDC. So when decarbonization of the economy, even in G20 we had this agenda or we were discussing about decarbonization of the economy. So everything has a meaning, और ये meaning इधर होता है जब गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है, right? So this was the question, and this question we had asked directly हमने इसको अपने टेस्ट सीरीज में पूछा था. इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच टू कर्ब व्हीकुलर ग्रीन हाउस एमिशन क्रिटिकली एनालाइज. तो आप क्रिटिकली एनालाइज में यही सारी बातें करोगे. ये हेयर वी हैड द क्रिटिकल एनालाइज में बेनिफिट्स की बात करोगे, उसके चैलेंजेस की बात करोगे, और ग्रीन हाउस गैस में ये कैसे एक हेल्प कर सकता है टू रिड्यूस, हाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर दी सॉल्यूशन टू इट. इनफैक्ट हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी डिटेल में डिस्कस किया था, तो भी हमने ये सारी बातें की थी. So this was asked in one, like this is how we had given to our students, और पूरा कंटेंट भी हमारा क्वालिटी सिनॉप्सिस में हमने सारे डिटेल दिए थे. Okay, so here you can say how it can help in particle pollution, efficient braking system, operating cost और faster adoption, बहुत सारे बैटरी प्रोडक्शन, माइनिंग, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर की थी. So this was about economy and infrastructure. So economy से 4 क्वेश्चन and infrastructure से 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, देख लिया कि किस तरीके का क्वेश्चन है, why it would have been asked. थोड़ा सा हमने ये एनालिसिस भी कर ली, and how एरिट अकेडमी ने उसको प्रेजेंट किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए, कैसे प्रिपेयर हमने करवाया था. Now we are going to see the section of agriculture. एग्रीकल्चर में भी जब आप जाओगे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. This year in fact एग्रीकल्चर, ई टेक्नोलॉजी, एड टू फार्मर्स, फार्म सब्सिडीज, लैंड रिफॉर्म्स, इन सारे पे क्वेश्चन आ चुका है, आया है. एक क्वेश्चन नहीं आया बट इट हैज कम, राइट? सो बी इट ई टेक्नोलॉजी, बी इट लैंड रिफॉर्म्स, बी इट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, क्रॉपिंग पैटर्न, सब पे एक क्वेश्चन पूछा गया है. एंड लेट मी टेल यू दैट हियर इन दिस सेक्शन हमने ये चारों क्वेश्चंस को, चारों थीम को कवर किया था, एंड वी विल से कि कितना प्रिसाइज किया था. So it will help you in also understanding कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो how you should approach it. So 2 question again 10 marker and 2 questions 15 marker. Let's take one by one. We will take the question. So here we have the question. The first question related to the e-technology. How does e-technology help farmers in production and marketing of agriculture produce? आपको explain करना था. Whenever you explain, you need to take the help of the examples, you need to take the help of the data. That is called substantiation. And जो students हमारे साथ practice किए हैं, they must have ingrained this carefully, है ना? So this was the question. Demand is pretty direct. और जब भी आप इस question को prepare करते हो, आप definitely you should give attention to the examples, substantiation. And this is what we have also asked in our from our students. Digital revolution, how it is helping, what is the potential. जब in improving agriculture, जब भी हम बात करते हैं so पूरे value chain की बात करते हैं, ठीक है? And not only input but also till marketing we talk about e-technology, how it is helping. So this is what we had asked. और हर जगह आपको पता होना चाहिए कि examples कैसे सब्सटेंशिएट करना है, बी इट द किसान मित्रास, KVKs, कॉमन सर्विस सेंटर्स, तो इनकी हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है? दैट वाज द
एग्रीकल्चर का ई टेक्नोलॉजी प्रेटी डायरेक्ट क्वेश्चन था। एग्जाम्पल्स पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, डायमेंशंस अपने आप आपको बढ़ानी चाहिए। द वे वी हैड गिवन द डायमेंशन, उस तरीके से आपको मल्टीपल डायमेंशन होनी चाहिए। 3, 4, 5 डायमेंशन में बात नहीं बनेगी, आपको 7 to 8 डायमेंशंस पता होनी चाहिए हाउ एस्पेक्ट पे। Then the question was explain the changes in the cropping pattern in India and the context of changes in consumption patterns and marketing condition। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो क्रॉपिंग पैटर्न हमारा रहा है, मोनोक्रॉपिंग पे फोकस रहा है, राइस एंड वीट कल्चर पे फोकस रहा है। दिस ईयर वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इंडिया इज नोन, इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसको हाईलाइट किया, इंडिया इज नोन एज द वर्चुअल एक्सपोर्टर ऑफ वाटर, ये भी हमें कहा जाता है। सो बिकॉज ऑफ मोनोक्रॉपिंग, बिकॉज ऑफ वर्चुअल एक्सपोर्टर ऑफ वाटर, जो हमारा अटेंशन था क्रॉपिंग पैटर्न का वो लिमिटेड था। हम सॉइल पे ध्यान नहीं देते थे, वाटर एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं देते थे, क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देते थे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न पहले का था, देयर वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट, एंड प्रिसाइजली दैट इज व्हाट वी हैड आल्सो आस्क्ड इन फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स कि एक टेस्ट सीरीज में और करंट अफेयर्स में हमने कहीं डिस्कस किया था। देयर वी फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डिमांड, सॉयल हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज। सो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, जो चेंजेस आ रहे हैं, इन्हीं के हेल्प लेके आपको चेंजेस को भी बताना है और इनकी हेल्प लेके बताना है कि वो चेंजेस किस डायरेक्शन में जाने चाहिए, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्या क्या हेल्प कर सकता है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। So that is how you should analyze or prepare any topic। जब भी कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो, don't prepare it in silos, मतलब एक कंपार्टमेंट में प्रिपेयर मत करो, holistic preparation पे। That is what we have been focusing through all our initiatives। So I'm sure if our students are watching this, you must be happy that we have taken the lead very early, right, for 2024 as well। Next we have the third question with us, and the third question is talking about what are the direct indirect subsidies provided to the farm sector। पहला पार्ट है, पहला डिमांड है क्वेश्चन का, और प्रीटी डायरेक्ट डिमांड है ये। डिस्कस द इश्यूज रेज्ड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेशन टू द एग्रीकल्चर सब्सिडीज, डायरेक्ट है। एंड यू विल बी हैप्पी टू सी इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैव बीन फेसिंग द इश्यूज विद WTO ऑन द मैटर ऑफ फार्म सब्सिडीज। एनालाइज द इश्यू इन डिटेल। दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो आस्क्ड इन आवर करंट अफेयर्स एंड द टेस्ट सीरीज, हमने ऐसे ही प्रेजेंट ही किया था। सो WTO के क्या क्या इश्यूज हैं एंड उसके क्या पिलर्स हैं, और ये स्पेशली कंटेक्स्ट था कि पोस्ट कोविड वी वर टॉकिंग अबाउट कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा सा अलग अप्रोच देना चाहिए, अलग अप्रोच से उनको हैंडल करना चाहिए। सो दिस वाज द न्यूज़। सो इश्यूज रिलेटेड टू फार्म सब्सिडीज, MSPs, PDS, ये एक टॉपिक ही है आपका सिलेबस में। एंड यस, सो ऐसे डायरेक्ट टॉपिक को कभी मिस नहीं करना है, हमेशा अच्छे से प्रिपेयर करना है। अदरवाइज इफ यू मिस और इफ यू लूज आउट, कई बार हम अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, एंड वी लीव दोज टॉपिक्स, बट डोंट डू दैट। ओके, अगेन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, देन यू विल गेट फेयर आइडिया कि जो यहाँ पे कंटेंट है उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन। एंड नेक्स्ट कम्स जो हमारा एग्रीकल्चर का फोर्थ क्वेश्चन है, दैट इज state the objectives, measures of land reforms in India and discuss how land ceiling policy on land holding can be considered as effective reform under economic criteria। So question was again pretty direct। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोल रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं और मेजर्स क्या लिए गए हैं, स्पेशली उस मेजर्स में भी लैंड सीलिंग के बारे में आप डिस्कस कीजिए कि हाउ इट कैन बी इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म, ठीक है, और भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में। Now see here, we had also asked this question, land reforms in India have only been partial success, discuss। So here you can see, हमने सिनॉप्सिस में डायरेक्टली दिया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लैंड रिफॉर्म। सो ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारी चीजें, इंटरमीडिएट्स हैं, लैंड सीलिंग है, रूरल पॉवर्टी है, टेनेंसी रिफॉर्म्स हैं। ऑब्जेक्टिव्स इज वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। देन व्हाई लैंड रिफॉर्म्स हैज लिमिटेड सक्सेस, देयर वी हैड डिस्कस कि ये जो लैंड सीलिंग है इसका भी जो सक्सेस है वो लिमिटेड क्यों था। Discuss how land ceiling policy can be considered as effective reform, critical analysis, how it was successful, how it can be successful, or what other reforms are required। So always prepare on these lines, ठीक है। So ये चार क्वेश्चन हुए, we have covered
हाउ मेनी क्वेश्चंस? इकोनॉमी के क्वेश्चंस कवर कर लिए एंड वी हैव कवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ द एग्रीकल्चर. And everything is interlinked. When you prepare and when you enjoy this interlinking, then you will grow. मजा आता है, ठीक है? And that is how we had covered the other issues related to the land reforms, bureaucratic apathy, or the outdated land record. But what we are trying to understand here is demand and how it should be approached. Demand, how it should be approached. Detailed content लेके आएंगे, देंगे, right? So do watch that video as well. नाउ कम साइंस एंड टेक. साइंस एंड टेक से हमने स्टार्टिंग में देखा 3 क्वेश्चन आए थे. सो इकोनॉमी से कितने आ गए? 4. इंफ्रास्ट्रक्चर से 1. एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन आ गए. नाउ साइंस एंड टेक वी आर मूविंग. जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं. साइंस एंड टेक में भी इफ यू विल एनालाइज साइंस एंड टेक, always I tell to my students that you should focus on the application aspect. Artificial intelligence application aspect. Microorganism fuel, it was in news. एप्लीकेशन एस्पेक्ट. चंद्रयान मून मिशन, इट वाज वेरी मच इन न्यूज. हर किसी ने अपने स्टेटस पे लगाया था, राइट? और वी ऑल वाज सेलिब्रेटिंग. सो अगेन द एप्लीकेशन एस्पेक्ट. बट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं स्पेशली इस क्वेश्चन में यूपीएससी हैज गॉन वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेसिफिक. शायद एग्जाम के लिए हम उतना ना प्रिपेयर करें, बट आई एम हैप्पी दैट वी हैड गिवन आवर स्टूडेंट्स दैट डिटेल कंटेंट कि अगर उन्होंने वो पढ़ा होगा, एंड मोस्ट ऑफ देम हु वर पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम, दे हैड उनके पास वो एक्सेस था और उन लोगों ने उतने डिटेल में पढ़ाई की थी. सो दे वर एबल टू मैनेज दिस डिटेल एस्पेक्ट एज वेल. वी विल सी, वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स टेक द क्वेश्चन वन बाय वन. वी विल अंडरस्टैंड. So here we have the first question on artificial intelligence. This question is saying, introduce the concept of, sorry, I think we are missing some link. How does AI help in clinical diagnosis? ठीक है, तो कोई एक लिंक हमारे यहाँ पे मिस हो रहा है. So, okay. Introduce the concept of artificial intelligence. How does AI help in clinical diagnosis? Do you perceive any threat to privacy of individual in the use of AI in the healthcare? So we are talking about the artificial intelligence. तो यहाँ पे basically precisely आपको artificial intelligence के बारे में बात करनी है. वो है क्या? Then you have to talk about कि health care और diagnosis में उसका क्या role है, and कोई threat है क्या? So this was what we have discussed in our class as well. Artificial intelligence, उसका application be it agriculture, health, energy security, education, environment, with the help of examples we had discussed. And अगर यहाँ पे हम especially focus करें health पे, so here we had discussed कि कैसे diagnosis में it helps in more accurate diagnosis, be it the Clear Vision Initiative or Biogenera SPA. So how they are helping in accurate diagnosis and treatment of serious pathologies such as tumors. So yes, इसका बहुत बड़ा रोल है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, इन ट्रीटमेंट, इन प्रिसीजन, इन और एक्यूरेसी, हर चीज में उसका रोल है. So whenever you are preparing such topics, you should prepare in that detailed manner that whatever aspect comes, if the aspect of agriculture is coming, you should have points to handle it. If the aspect of education or environment is coming, then also you should know how and where it can be used. Basically, जब आप concept समझ जाते हो, then you will be more thorough with it, that how to use and where to use, right? So precisely this is what we have also done in our class. और क्लास में हमने इस डिटेल लेवल पे डिस्कशन किया था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जब भी आप इसकी बात करते हो हेल्थ या फॉर दैट मैटर, यू विल ऑलवेज टॉक अबाउट the implication and concerns about the biasness, exclusion or inappropriate context, accuracy and accountability. You will talk about how it will affect the privacy issues. अब ये कोई भी डेटा है, डेटा अगर पब्लिक में लीक होता है, how it will be a matter of concern, how it will be a matter of privacy. So whenever you are preparing, don't only restrict yourself to application, you should also talk about, or you should also prepare challenges, right? And this is what we have covered in our classroom program and test series. So I'm happy to share that कि इस लेवल पे मेहनत हुई थी और इस लेवल पे हमारे स्टूडेंट्स को फायदा मिला है. एंड दिस इज लर्निंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग. बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है कि लिख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, अरे कंटेंट बहुत है अपने पास, और फॉर सम ऑफ यू स्ट्रगल कि अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है. कंटेंट को इस लेवल पे प्रिपेयर करो अगर नहीं मिल रहा है तो. And if you think you can manage, then also you should know, you should ask yourself, do you have that detailed level of understanding, maturity, examples with you or not? Agar nahi, then you are not on the right track of preparation. So align your preparation, correct your preparation.
Okay, so we have the next question with us. Next question. It is very interesting question. What is the main task of India's third moon mission, which could not be achieved in its earlier missions? List the countries that have achieved this task. Introduce the subsystems in the spacecraft launched and explain the role of virtual launch control at Vikram Sarabhai Center contributed to successful launch from Sriharikota. कई बार क्वेश्चन इतने बड़े दे दिए जाते हैं कि आप उसी में खो जाओ. अल्टीमेटली यहाँ पे आपको चंद्रयान मिशन के बारे में बात करनी थी और यहाँ पे ये बात करना था दैट व्हाई दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट, हाउ चंद्रयान मिशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मून मिशंस. और ये हमने अपने क्लासरूम प्रोग्राम में कवर कराया था कि हाउ चंद्रयान मिशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रीवियस लूनर मिशंस एंड साउथ पोल को क्यों एक्सप्लोर किया जा रहा है, उसमें इसरो ने क्या क्या कैपेबिलिटी और क्या क्या अप्रोच लिया है. राइट, सो समटाइम्स जब हम इसको कवर करते हैं, वेन एवर सच न्यूज विल कम, मे बी वी विल नॉट रीड इट इन दैट डिटेल. अगर हम बहुत ज़्यादा अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मे बी वी विल फॉलो दैट, बट नॉट इन दैट डिटेल लेवल. राइट, लास्ट ईयर दे हैड आस्क्ड अबाउट द जेम्स वेब टेलीस्कोप, उसके एप्लीकेशन के बारे में पूछ लिया था. सो नाउ दिस इज अ ट्रेंड टुवर्ड्स कि स्पेस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू स्पेसिफिसिटी, एप्लीकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिसिटी. They are asking specific things about those missions. So whenever you are preparing for the next time, thoroughly prepare that. I know it's very challenging कि वो सारा specificity याद रखना है. याद नहीं रखना है, आप समझ लोगे, it will be easier for you. So whenever you are following any launch, whenever you are following any news related to such missions, go into detail, bit of detail, but understand it rather than mugging it up. And here we have the science and tech done. Now the next part of the question was related to disaster, dam failure, and dam failure पे question was of 10 marks and it was that it always catastrophic है, especially downstream के लिए, it results in colossal loss of life and property. And they are saying, ये context है, इस context में they are saying analyze the various causes of dam failure. I have seen many times the students they leave these 3 lines. उनको लगता है कि ये बोल बच्चन के लिए दिया यूपीएससी ने, नहीं, अगर वो दिया हुआ है आपको उस पर कमेंट करना है. You should comment upon those 3 statements in the introduction और introduction के बाद जो आप एक पैराग्राफ लिखोगे, then you will come to the various causes of the dam failures. Give 2 examples of large dam failures. केरला का हुआ था, बहुत सारा न्यूज़ में रहता है. राइट, केरला का हुआ था, असम में होता है, नेपाल में होता है, उसकी वजह से उत्तराखंड में भी हुआ था. राइट, सो बहुत सारी न्यूज़ थी. हाउएवर वी हैव नॉट कवर्ड, वी डिडंट कवर दिस इन आवर करंट अफेयर्स इन आवर टेस्ट सीरीज बिकॉज उस टाइम पे कोई ऐसा कंटेक्स्ट लगा नहीं था. उससे पहले ये न्यूज़ में रहता है. सो इट इज़ समथिंग, वर्ल्ड बैंक के साथ भी हम लोग एक डेटा मैनेज करते हैं डैम की मॉनिटरिंग पे, उसकी एज पे. राइट, तो डैम फेलियर ना हो उसको कैसे मॉनिटर, तो ये वर्ल्ड बैंक के साथ भी हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है. बट या वी डिडंट कवर इट, सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. नेक्स्ट कम्स द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. अभी हमने GS3 के सारे सेक्शन देख लिए. नाउ 2 sections आर रिमेनिंग. वन इज एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड अदर इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी. राइट, सो हियर वी हैव 3 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज. एक तो ऑयल पॉल्यूशन पे था 10 मार्कर का, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन पे था 15 मार्क्स का, एंड IPCC सी लेवल राइज पे था 15 मार्क का. क्वेश्चन वाज व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन. अगेन डायरेक्ट है, जब हम बेसिक NCERT भी पढ़ते हैं देन वी रीड अबाउट व्हाट इज ऑयल पॉल्यूशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट, इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द मरीन इकोसिस्टम. ये भी हम प्रिपेयर करते हैं, नहीं भी प्रिपेयर किया है, अगर बहुत मतलब एक अच्छी आप प्रिपरेशन रखते हो, आप पॉइंट्स अपने जनरेट कर सकते हो. इन व्हाट वे ऑयल पॉल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. ऑयल स्पिल्स, अक्सर ये न्यूज़ में आ जाता है. ऑयल स्पिल्स, हाई सीज ट्रीटी, हाई सीज ट्रीटी में पॉल्यूशन, मरीन एनवायरनमेंट. UN हाई सीज ट्रीटी वाज इन न्यूज़ इन 2023 इन द मंथ ऑफ फरवरी मई तक वो न्यूज़ में रहा है. राइट, UN ने अडॉप्ट किया है एंड दैट वाज प्रिसाइजली इन दिस कंटेक्स्ट ओनली कि हाई सीज में कैसे मरीन एनवायरनमेंट को हम एनवायरनमेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखें. हाउएवर ये भी हमने अपनी क्लास में या टेस्ट सीरीज में कवर नहीं किया था. नेशनल वेटलैंड, हाई सीज वी हैड कवर्ड, मरीन इकोसिस्टम वी हैव कवर्ड, तो वहां से कंटेंट बन सकता है, बट डायरेक्टली हमने ऑयल पॉल्यूशन को नहीं पूछा था. Comment upon the National Wetland Conservation Program initiated by Government of India and name a few India's wetland of international importance.
इंक्लूडेड इन द रामसर साइट। सो लेट मी टेल यू कि ये जो पोर्शन था ये हमने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से कवर किया था, क्योंकि बहुत सारी रामसर साइट्स नई नई आई हैं, उनको हमने प्रीलिम्स में कवर किया था। वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम स्पेसिफिकली नहीं किया था, बट वेटलैंड की इंपॉर्टेंस, वेटलैंड कंजर्वेशन क्यों होना चाहिए, और प्रीलिम्स में ये कवर किया था। बट येस, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड इट इन आवर मेंस प्रोग्राम, द क्लासरूम प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज में हमने नहीं किया था। बट दीज आर द सच क्वेश्चंस, अगर आपने प्रीलिम्स की अच्छे ढंग से तैयारी की है, वहां से आप बना सकते हो, वहां से आप लिख सकते हो। दिस वन, यस, स्पेसिफिकली आईपीसीसी सी लेवल राइज, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ने प्रेडिक्ट किया था कि ग्लोबल सी लेवल राइज हो रहा है अबाउट 1 मीटर बाई AD 2100। व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया एंड द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। सो ये हमने कवर किया था। So here this is the question on IPCC report and we had covered it in a different way. Arctic warming पे हमने एक वीडियो बनाई थी, Arctic warming से related हमने कवर किया था। Arctic warming is happening and that will lead to कैसे 2021 तक was the Arctic's 7th warmest year on record and that will lead to ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक वार्मिंग हो रही है और सी लेवल राइज हो रहा है। सो हियर वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वुड बी इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड इंडियन ओशन रीजन में जो भी कंट्रीज हैं। सो हियर व्हाट इट इज, कॉजेज में जब आप बात करते हो यही सारी बातें करते हो, एंड स्पेशली व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट इट्स इफेक्ट्स और इम्पैक्ट, देन यू विल टॉक अबाउट wildfires, you will talk about thawing of the permafrost, you will talk about the disease outbreak, coastlines will get eroded, livelihood, then you will talk about other effects as well। ठीक है, तो जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हो डेफिनेटली यू प्रिपेयर फॉर इम्पैक्ट, बट वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इम्पैक्ट पॉइंट्स तो आप बना लोगे, लेकिन उस पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए यू शुड हैव स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, एंड ट्रस्ट मी, when you are thoroughly following the current affairs, then you will have ample amount of data, you will have ample amount of studies आती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं। कई बार कोई आइलैंड एरिया है, वो उसका कुछ हिस्सा पानी के नीचे चला जाता है। कई बार ऐसी बहुत सारे इंडियन ओशन रीजन में कंट्रीज हैं, आइलैंड नेशंस हैं, जो who are losing out their lands slowly. Even in Kerala there is one island which has lost its land to water, सबमर्ज हो गया है। सो ऐसे जब आप करंट अफेयर्स के टच में रहते हो, इवन फॉर प्रीलिम्स, आप वहां से पॉइंट्स लेते हो टू सब्सटैंशिएट योर ऑब्जर्वेशंस, राइट? यू फॉलो द डेटा जो स्टडीज होती हैं उनसे आप पॉइंट्स लेते हो और सब्सटैंशिएट करते हो। ओके, सो दिस वी हैड कवर्ड इट इन आवर दिया इनिशिएटिव, एंड द लास्ट लेग ऑफ दिस ट्रेंड एनालिसिस वेयर वी विल एनालाइज द क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी। 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड एंड इस 4 क्वेश्चंस में the questions were around terrorism for 10 marker, use of UAVs, drones, हर बार बहुत बार इस साल पूरे साल न्यूज में था, हमने प्रीलिम्स में भी करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, मेंस में भी पढ़ाया था। सिक्योरिटी चैलेंजेस, भर भर के सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस, हर तरीके के सिक्योरिटी चैलेंजेस को हमने कवर किया था। दिस वाज फॉर 15 मार्कर एंड टेरर फंडिंग वाज इन न्यूज फॉर इट्स ओन स्पेसिफिक रीजंस, FATF और जो इंडिया ने भी सबमिट करवाया था, सो इट वाज इन न्यूज। द नो मनी फॉर टेरर जो इनिशिएटिव हमने लिया था इंडिया ने, सो ये सारे क्वेश्चंस वी हैव आल्सो कवर्ड एंड दे वर इन न्यूज फॉर डिफरेंट रीजंस। अभी देखते हैं इनको एक एक करके। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड्स। See, here they are saying winning of heart and minds in terrorism affected areas is essential in restoring the trust of the population. This is the context को कभी नहीं मिस करना चाहिए for writing answer. Most of the time I have seen some majority students, they will directly jump on discuss the measures adopted by government. उनको बहुत बार अलाइन करना पड़ता है। मेजर्स पे जंप करने से पहले टेक द हेल्प ऑफ दीज 2 स्टेटमेंट्स। वो फ्री में नहीं दिया, वो मजे के लिए नहीं दिया है, वो आपकी कंटेक्स्ट के लिए दिया है। उसको ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना होता है, राइट? सो यू शुड ऑलवेज use those statements in your introduction. Okay, however this question was specific to the conflict resolution in Jammu and Kashmir, but same winning of heart and mind approach is also used by government in Naxalism. तो हमने इसको कैसे कवर किया था? हमने इसको नक्सलिज्म के थ्रू कवर किया था कि नक्सलिज्म बढ़ रहा है एंड द स्टेटस, फेजेस एंड व्हाट आर द स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन। उसमें हम लोगों ने
एनिमी सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट, पीपल सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट में सारी बातें की थी. सो दोज कॉन्सेप्ट्स यू हैव टू यूटिलाइज, बी इट फॉर टेररिज्म, फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, यू हैव टू यूटिलाइज. ठीक है, टेररिज्म हमने स्पेसिफिकली डील किया था. सो ये इस तरीके से पॉइंट्स को आपको यूज करना था इंटरलिंक करके, राइट. और बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है. सद्भावना, कश्मीर में सद्भावना प्रोजेक्ट चल रहा है. सद्भावना के अंदर बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई, स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लोकल कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं. इंडियन आर्मी के जो सॉफ्ट स्किल्स है, सॉफ्ट पावर है, उसको भी, सॉफ्ट फेस को भी दिखाया जा रहा है. सो दे आर ऑल्सो बीइंग रोप्ड इन. सो मेनी स्टेप्स आर बीइंग टेकन एज पार्ट ऑफ दिस विनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड फॉर इन द टेररिज्म अफेक्टेड और द सिक्योरिटी चैलेंजेस जहाँ पे भी जिस एरियाज में हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs, drones, by our adversaries across the borders to ferry arms and ammunition, drugs, etc. is a serious threat to internal security. Comment upon the measures being taken to tackle this threat. I remember एक बार एक ड्रोन पाकिस्तान से आ गया था, पंजाब में आया था, राजस्थान में आया था, उसको शॉट गिराया गया था. कहीं वो जा रहा था, उसको गिराया. इंडिया से कभी एक बार कोई चला गया था, वो डिलीवरी के लिए जा रहा था, वो मिसप्लेस होके चला गया था. सो ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, राइट. सो वी हैड कवर्ड दिस इन our test series and the current affairs for mains. Drones से related the privacy concern, the security concern, the public acceptance related concerns, और गवर्नमेंट ने क्या क्या challenges highlight किए हैं ड्रोन इंडस्ट्री में, उसको भी highlight किया था गवर्नमेंट ने. एंड measures taken to tackle this threat, गवर्नमेंट ने बहुत सारे steps भी लिए हैं in order to streamline or to address the security threats, be it the PLI or the Drone Shakti scheme, or the government is promoting for social good as well, ताकि ट्रस्ट लोगों का बढ़े. सो बहुत सारे स्टेप्स. सी अभी कोई भी टेक्नोलॉजी है, इट इज़ लाइक अ डबल एज सोर्ड. टेक्नोलॉजी एक डबल एज सोर्ड है, तो उसकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं. सो वी हैव टू सी what we have to utilize, and government is focusing on positive aspects, but there are countries who are using it for negative aspects as well. तो उसको भी मीट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं टू गिव अ बूस्ट टू द ड्रोन इंडस्ट्री, सो दैट जितना बूस्ट मिलेगा उतनी कैपेबिलिटी होगी, ट्रस्ट होगा, एंड वी विल बी एबल टू मैनेज द सिक्योरिटी थ्रेट्स एज वेल. दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सिक्योरिटी. This is very interesting question, which is the second last question, and the question is, what are the internal security challenges being faced by India? Internal security challenges being faced by India. This was one part of the question. Give out role of central intelligence and investigative agencies tasked to counter such threats. अभी दो पार्ट है. एक में पूछा कि वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस. ऐसे क्वेश्चंस में आप इंडिया का मैप बना सकते हो, वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस लिख सकते हो. आई रिमेंबर दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड व्हेन वी वर आल्सो राइटिंग मेंस, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और मैंने इंडिया का मैप बना के अलग अलग तरीके से इंटरनल एक्सटर्नल कितने भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं सब दिखा दिया था, जो भी उस टाइम पे क्वेश्चन की डिमांड रहेगी. हियर दे आर आस्किंग ओनली इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, सो यू हैव टू बी माइंडफुल. ठीक है, नक्सलिज्म से लेके जो भी आपकी इंसर्जेंसी है नॉर्थ ईस्ट में, या कहीं पे टेररिज्म कहाँ हो जाते हैं, स्लीपर सेल के थ्रू, ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को आप लिखोगे. बट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज इज समथिंग ए ब्रॉड टॉपिक. तो हर तरीके का एक सिक्योरिटी चैलेंज जो है अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन होता है. दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो डन इन एज पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज एंड द क्लासरूम प्रोग्राम, हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इट्स रोल इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दैट वी हैव कवर्ड. कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, cyberspace, or the cryptocurrencies, how they can be a threat for internal security. So that we had covered. You take the example of technology is a double-edged sword, and discuss how social media platforms are a threat as well as solution for internal security. So social media itself can be a solution and threat. वो भी हमने cover किया था. Then we had also covered illicit drug trafficking, how it is affecting the entire secure society. It is also one of the threat to internal security challenge है, right? Not only that, इसके अलावा और भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं. मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी इज देयर, दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग आवर इंटरनल सिक्योरिटी, राइट? सो cyber security, maritime security, right?
and we had also covered the radicalized youth, how they are threat to internal security, how they are one aspect of internal security challenges. So whenever you prepare like this independently. You should prepare all these topics. देखो इस बार तो क्वेश्चन ब्रॉडली आ गया, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस. Whatever we have covered in our classroom or test series, they all are potential question. Be it the radicalized youth, maritime security, cyber security, social media, or the use of technology in the organized crime, drugs trafficking, illicit drug trafficking. So what I'm trying to convey that whenever you are preparing next time, you cannot think कि इस पे broad question ही आएगा. Broad question में से भी specific areas को लेके UPSC can ask questions. So we should be thorough. इस तरीके से आपके पास डिटेल्ड एनालिसिस होनी चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, चैलेंजेस ऑफ इन इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी. दिस इज हाउ वी डील इन आवर क्लासरूम. दिस इज हाउ वी डील इन आवर टेस्ट सीरीज. So my dear students, what I'm trying to convey is that whenever you are preparing, don't prepare broadly always. You should be specific. Maybe this question especially they have gone broad, but आपको पता होना चाहिए specific सिक्योरिटी चैलेंजेस के इन एंड आउट 360 डिग्री एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए. अदर देन दिस वी हैड आल्सो कवर्ड इन आवर क्लासरूम. हमने एनआईए के बारे में कवर किया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. ये न्यूज में था, उसको हमने कवर किया था. वी हैड कवर्ड सीबीआई, वी हैव आल्सो कवर्ड ईडी. बट लेट मी टेल यू दैट सारी एजेंसीज तो हम भी नहीं कवर कर पाए थे. रॉ आता है, रॉ इज देयर, ठीक है, आईबी इज देयर, वो हमने नहीं कवर किया था बिकॉज वी आर रनिंग करंट अफेयर्स प्रोग्राम, वी आर रनिंग टेस्ट सीरीज. तो उसके अपने जो भी हैं, बट आई विल बी वेरी फ्रैंक, हमने एनआईए, सीबीआई, ईडी किया है. तो उन एजेंसीज की हेल्प लेके यू कुड हैव रिटन द रोल ऑफ सेंट्रल एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. ठीक है, सीबीआई, एनआईए, दे आर सेंट्रल एंड इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज. उनकी हेल्प से आवर स्टूडेंट कुड हैव रिटन दिस आंसर. ठीक है, अदरवाइज तो एक जनरल नॉलेज तो हमें है ही रॉ के बारे में, आईबी के बारे में. सो वी कुड हैव यूज दैट. And next comes the last question of the security. और वो last question क्या है? Last question is related to terror funding. Give out major sources of terror funding in India and efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the No Money for Terror. ये इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था. This conference was recently held in New Delhi in November 2022. We had covered it in prelims as well. और मेंस में भी हमने इसको कवर कराया था. दिस इज आवर क्लासरूम प्रोग्राम का टेररिज्म को हमने डिटेल में कवर कराया था. टेररिज्म इन जनरल आपको डिटेल में पता होना चाहिए. उसमें से टेरर फंडिंग की बात हो रही है, वो भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए. सो वी हैड कवर्ड दिस वे इन आवर क्लासरूम प्रोग्राम. टेस्ट सीरीज में भी हमने क्वेश्चन दिया था. सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस यू मस्ट हैव एनालाइज्ड, यू मस्ट हैव गॉट टू नो कि क्वेश्चन का जो ये व्हाट आई वाज रीडिंग एंड आई वाज डूइंग फॉर यू वाज आई वाज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और उसको कैसे हैंडल करना है. और जब आप प्रिपेयर करते हो साल भर, तो उसको कैसे प्रिपेयर करते हो. एंड दीज विद दिस इफ आई से आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस वी हैव आई हैव शोन यू विद प्रूफ कि कहाँ हमने पढ़ाया, किस तरीके से पढ़ाया, कितने डिटेल लेवल पे पढ़ाया. एंड वॉट एवर द क्वेश्चंस और द कवरेज वी हैव डन, दे वर पार्ट ऑफ आवर टेस्ट सीरीज दैट इज बेस्ड ऑन MMM अप्रोच. वी हैव लॉन्च्ड ऑलरेडी फॉर 2024. क्लासरूम प्रोग्राम है, वी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ क्लासरूम प्रोग्राम फॉर 2024. तो 23 के जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, जहां पे हम डेली आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, वीकली आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, मंथली रिवीजन टेस्ट होते हैं. सो क्वेश्चंस वहां पूछे गए थे. एंड क्लासरूम प्रोग्राम में इट इज अ प्रीलिम्स एंड मेंस का दोनों का क्लासरूम प्रोग्राम है. यहाँ पे हमने पढ़ाई हुई है सारी चीजें. सो हियर आई एम ट्राइंग टू से कि इसके थ्रू हमने काफी कुछ कवर करवाया था. बट नाउ फॉर यू, फॉर दोज who are preparing or aiming for next year or next to next year or trying given means this year and you want to improve, what is the way forward? So way forward यही है. Now you know the trend. So यहाँ पे ट्रेंड से मेरा ये मतलब नहीं था कि आप ट्रेंड ये देखें कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं. नो, we should not be in that business. अगर आप इस बिजनेस में फंस गए कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आ रहा है, कहाँ से कम आ रहा है, यू आर लूजिंग आउट योर टाइम, यू आर लूजिंग आउट योर एनर्जी. आपका फोकस ये होना चाहिए कि हॉलिस्टिक कवरेज हुआ या सिलेबस का नहीं. सी इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बार एनर्जी पे पूछा गया. द क्वेश्चन कैन बी ऑन वाटरवेज, द क्वेश्चन कैन बी ऑन रोडवेज, रेलवेज. हमने रेल सेफ्टी भी कराया था बिकॉज ऑफ द बालासोर इंसिडेंट. द क्वेश्चन कैन बी ऑन द रेल सेफ्टी. सो द ट्रेंड यू हैव अंडरस्टूड इज
that you have to be thoroughly prepared with this syllabus. अपना syllabus से compromise मत करो. Way forward is that you have to focus on your preparation with a 360 degree approach. एक 360 degree approach रखो. जो भी topic आप पढ़ रहे हो उस topic को holistically prepare करो. The way we have seen in this internal security, the question they have asked is broad, but the question can be specific on any one of the internal security challenges, be it the radicalized youth, be it the drug trafficking, be it the social media threat for internal security, anything. We should be prepared. We should be ready. We should prepare it thoroughly. So 360 degree approach रखना है. Syllabus का coverage holistic रखना है. And most importantly is that you have to be consistent in your efforts. ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि हमने पूछा, हमने यहाँ ऐसे किया है, हमने ऐसे किया है, and our initiatives, MMM test series or the current affairs. This was not 1 month or 2 month or 3 months का program. Our current affairs is 14 months long duration. Last year हमने अगस्त में इसको शुरू किया था prelims and mains, and it was running till this August, 25th August, 20th August 2023 तक हमने उस टेस्ट सीरीज करंट अफेयर्स प्रोग्राम को चलाया. डेफिनेटली वी टुक अ ब्रेक ऑफ 4 months इन द मंथ ऑफ फेब मार्च अप्रैल में फॉर प्रीलिम्स. लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कवरेज, सो कवरेज जब आप डेली बेसिस पे इस लेवल का करते हो तभी आप होलिस्टिक कर पाते हो. Our test series we started last year in the month of September. This year we have started in June itself for 2024. We are coming again with the test series in October. So the idea is coverage, wide reading. जब आप consistently करते हो, our test series was designed in such a manner that we were doing daily answer writing, daily one topic, current affairs based topics लेते थे हम, इसलिए coverage was good. आप imbibe कर पाते हो learning को, slow and steady wins the race, right? So consistency रखना है. ऐसे 2 महीने में बैठ के कोई compilation पढ़ने से नहीं होगा. You need to work on your answer writing. You need to work upon your knowledge. You need to refine your knowledge. You need to refine that knowledge not only with respect to reading and comprehending, but उसका use कैसे आंसर में करना है. I'm sure the students who are watching these videos and they have been associated or if you are associated with us, it would be making sense to you. So way forward is आप जो भी ट्रेंड एनालाइज किया सिलेबस को पूरा कवर कीजिए, कुछ भी मत छोड़िए, 360 डिग्री कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स में. एंड नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज वी विल कम अप विद डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस. उन क्वेश्चंस के आंसर हम लेके आएंगे आपके लिए. डिस्कशन पूरा डिटेल में होगा. व्हाट शुड बी द इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. गो थ्रू दैट वीडियो, टेक योर ओन नोट्स और जो भी उसमें दिया जाएगा उसका बेनिफिट लो एंड यू इवॉल्व कि किस तरीके का कंटेंट आपको प्रिपेयर करना है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू शुड हैव. लेवल क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट्स कैसे लिखने चाहिए, डायमेंशंस कैसे लिखनी चाहिए, केस स्टडीज एग्जांपल्स कैसे होने चाहिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. सो वो डिटेल डिस्कशन वीडियो का आप फायदा उठाइएगा. वी विल कम अप विद अ डिटेल डिस्कशन वीडियो. सो दिस इज द वे फॉरवर्ड यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड इफ you think anything else we can do for you, you please let us know. You can leave a comment in the comment section. एक comment करो if you need anything, if you want us to come up with any specific video. I hope this video was helpful for you to identify the demand, to understand that what all you should do, and on the spot जब question आता है कैसे उसको break करके पढ़ना चाहिए, right? And also it has helped you in understanding that how we had presented the questions or we have covered it in our different initiatives. Okay, so take care guys, stay tuned. We will come up with GS3 detailed discussion video soon. और इस तरीके से हम सारे पेपर्स की ट्रेंड एनालिसिस भी करेंगे. इस साल कैसा आया, अगले साल के लिए कैसे करना है, कितना प्रिसाइज होना है, कितना स्पेसिफिक होना है, किस तरीके का कवरेज होना चाहिए. सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं डिटेल डिस्कशन में.